नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज लेकर मैं आई हूँ आपके लिए 32 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, 1992 में ऑस्कर पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित महान फिल्मकार और कहानीकार सत्यजीत रे की कहानी सहपाठी। सत्यजीत रे ने 2 फिल्में हिंदी में भी बनाई थीं और इसके लिए उन्होंने चयन किया था कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। सत्यजीत रे की इस कहानी में हम 2 दोस्तों को देखते हैं। असल में जीवन की भाग दौड़ में चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर अपने कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन और उस समय के अपने सहपाठियों दोस्तों को क्या हम कभी भूल पाते हैं? आज तो सोशल मीडिया के ज़माने में हम पुराने से पुराने दोस्तों से भी कांटेक्ट बना लेते हैं, पर इसके पहले तो जो दोस्त बिछड़ते थे दोबारा शायद ही मिलते थे। इस कहानी में 2 दोस्त हैं, एक मोहित और एक जयदेव। मोहित एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर है, वहीं जयदेव एक कारखाने में मजदूर। 30 वर्ष के बाद उनकी मुलाकात होती है, पर पहचान लेने के बावजूद भी मोहित उसे अपना सहपाठी मानने से आनाकानी करता है, उसे नकारता है। पर इसके लिए जयदेव क्या करता है कि मोहित को उसका अपना पुराना बचपन का सहपाठी याद आ जाए। तो आइए सुने सत्यजीत रे की कहानी सहपाठी। सुबह के 9:15 बजे हैं। मोहित सरकार ने गले में टाई का फंदा डाला ही था कि उसकी पत्नी अरुणा कमरे में आई और बोली, तुम्हारा फोन। अब कौन फोन कर सकता है भला? मोहित का ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम रहा है। अब घर से दफ्तर को निकलते वक्त तुम्हारा फोन सुनकर स्वभावतः मोहित की त्यूरियां चढ़ गईं। अरुणा ने बताया, वह कभी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में? अच्छा, नाम बताया? उसने कहा कि जय बोलने से वह समझ जाएगा। मोहित सरकार ने कोई 30 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा और उसकी क्लास में 40 लड़के रहे होंगे। अगर वह बड़े ध्यान से भी उन सभी का नाम याद रखे तो भी जयदेव का नाम वह कैसे भूल सकता है? जयदेव देखने में भला, गोरा, खेलने कूदने में आगे, पढ़ाई में भी अव्वल, हाई जंप में भी अव्वल। ये सब कुछ उसे याद था क्योंकि वह क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से एक था। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कभी कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन आज इतने सालों के बाद अपनी दोस्ती के बावजूद और कभी अपने सहपाठी रहे इस आदमी के बारे में कोई खास लगाव महसूस नहीं कर रहा था। खैर, मोहित ने फोन का रिसीवर पकड़ा। हेलो, कौन? मोहित, मुझे पहचान रहे हो? मैं वही तुम्हारा जयदेव बोस, बॉलीगंज स्कूल का सहपाठी। भाई, अब आवाज़ से तो पहचान नहीं रहा। हाँ, चेहरा जरूर याद है। बात क्या है? भाई, तुम तो अब बड़े अफसर हो गए हो, मेरा नाम तुम्हें अब याद रहा, यही बहुत है। अच्छा, यह सब छोड़ो, बताओ बात क्या है? बस यूं ही थोड़ी ज़रूरत थी, एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। कब? तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी हो तो अच्छा। तो फिर आज ही मिलो, मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ। तुम 7 बजे आ सकोगे? क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। जयदेव प्रसन्न हो गया। अभी हाल ही में खरीदी गई आसमानी रंग की कार में दफ्तर जाते हुए मोहित सरकार ने स्कूल में घटी कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश की। हेडमास्टर गिरिंद्र सुर की पैनी नज़र और बेहद गंभीर स्वभाव के बावजूद स्कूली दिन भी सचमुच कैसी कैसी खुशियों से भरे दिन होते थे। मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। शंकर, मोहित और जयदेव, इन तीनों में प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन्हीं तीनों का बारी बारी से कब्जा रहता था। छठी से लेकर मोहित सरकार और जयदेव बोस एक साथ ही थे। एक बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते थे। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था। मोहित राइट इन खिलाड़ी था तो जयदेव राइट आउट। तब मोहित को जान पड़ता कि यह दोस्ती आज की नहीं है, युगों की है। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे, कलकत्ता के नामी वकील।
स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहित का दाखिला एक अच्छे से कॉलेज में हो गया और यहाँ की पढ़ाई समाप्त हो जाने के 2 साल के बाद उसकी नियुक्ति एक बड़ी कारोबारी कंपनी के अफसर के रूप में हो गई। जयदेव किसी दूसरे शहर में किसी कॉलेज में भर्ती हो गया था। दरअसल उसके पिताजी की नौकरी बदली वाली थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कॉलेज में जाने के बाद मोहित ने जयदेव की कमी को कभी महसूस नहीं किया। उसकी जगह कॉलेज के एक दूसरे दोस्त ने ले ली। बाद में यह दोस्त भी बदल गया। जब कॉलेज जीवन भी पूरा हो जाने के बाद मोहित की नौकरी वाली जिंदगी शुरू हो गई। मोहित अपनी दफ्तरी दुनिया में 4 बड़े अफसरों में से एक है और उसके सबसे अच्छे दोस्त भी उसके सहकर्मी ही हैं। स्कूल के साथियों में एक प्रज्ञान सेन गुप्त है, लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है। लेकिन जयदेव, जिसके साथ पिछले 30 सालों से कोई मुलाकात तक नहीं हुई है, उसकी यादों ने तो अपनी काफ़ी जगह बना रखी है। मोहित उन पुरानी बातों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस करने लगा। मोहित का दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में है। चौरंगी और सुरेंद्र बनर्जी रोड के मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ियों की भीड़, बसों के हॉर्न और धुएं से मोहित सरकार की यादों की दुनिया ढह गई और वह अब सामने खड़ी दुनिया के सामने खड़ा था। दफ्तर का काम निपटाकर मोहित जब ली रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो उस वक्त तक बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसके मन में रत्ती भर याद नहीं बची थी। यहाँ तक कि वह सुबह टेलीफोन पर हुई बातों के बारे में भी भूल चुका था। उसे इस बात की याद तब आई जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आया और उसके हाथों में एक पुर्जा थमाया। मोड़ा हुआ, इस पर अंग्रेजी में लिखा था जयदेव बोस। रेडियो पर बीबीसी से आ रही खबरों को सुनना बंद कर मोहित ने विपिन को कहा, उसे अंदर आने को कहो। लेकिन दूसरे ही पल उसने महसूस किया कि जय इतने दिनों के बाद मुझसे मिलने आ रहा है, उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगा लेना चाहिए था। दफ्तर से लौटते हुए वह बड़े आराम से केक, पेस्ट्री कुछ भी ला सकता था, लेकिन उसे तो जय के आने की बात याद ही नहीं रही। पता नहीं उसकी पत्नी ने इस बारे में कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं। पहचान रहे हो? जयदेव ने कहा। इस सवाल को सुनकर और इसके बोलने वाले की ओर देखकर मोहित सरकार की मनोदशा कुछ ऐसी हो गई कि बैठक वाले कमरे की सीढ़ी पार करने के बाद भी उसने नीचे की ओर एक कदम बढ़ा दिया था, जबकि वहां कोई सीढ़ी नहीं थी। कमरे की चौखट पार करने के बाद जो सज्जन अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक ढीली ढाली सूती पतलून पहन रखी थी। उसके ऊपर एक छापे वाली सूती कमीज, दोनों पर कभी इस्त्री की गई हो ऐसा नहीं जान पड़ा। कमीज की कॉलर से जो सूरत झांक रही थी, उसे देखकर मोहित अपनी याद में बसे उस जयदेव से इसका कोई तालमेल नहीं बिठा सका। आने वाले का चेहरा सूखा, गाल पिचके, आंखें धसी, देह का रंग धूप में तप तप कर काला पड़ गया था और इस चेहरे पर 3-4 दिनों की कच्ची पक्की मूछें उगी थी। माथे के ऊपर एक मस्सा, कनपटियों पर बेतरतीब ढंग से फैले ढेर सारे पके हुए बाल। उस आदमी ने यह सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा था। उसकी दांतों की कतार भी मोहित को दिख पड़ी। पान खा खा कर सड़ गए ऐसे दांतों के साथ हंसने वाले को सबसे पहले अपना मुंह हथेली से ढांप लेना चाहिए। काफी बदल गया हूं ना? बैठो। मोहित अब तक खड़ा था। सामने वाले सोफे पर जयदेव के बैठ जाने के बाद भी मोहित अपनी जगह पर बैठ गया। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में पड़ी है। उस तस्वीर में 14-15 साल के मोहित के साथ आज के मोहित को पहचान पाना मुश्किल नहीं है, तो फिर सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ 30 सालों में चेहरे पे इतने बदलाव आ जाते हैं? तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही, रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान जाता। जयदेव आते ही शुरू हो गया। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। कॉलेज में ही था कि पिताजी गुजर गए। पढ़ना लिखना छोड़ नौकरी की तलाश में भटकता रहा, और बाकी तो तुम्हें पता ही है। अच्छी किस्मत और सिफारिश ना हो तो आज के ज़माने में हमारे जैसे लोगों के लिए। मोहित ने कहा, चाय पियोगे? जयदेव ने कहा, हाँ, लेकिन मोहित ने बात काट कर
और विपिन को चाय लाने को कहा। इसके साथ उसे यह सोचकर राहत मिली कि अब केक या मिठाई न भी हो तो कोई खास बात नहीं, इसके लिए तो बिस्कुट ही काफ़ी होगा। जयदेव ने कहा, आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें याद करता रहा, तुम्हें क्या क्या बताऊं। मोहित का भी समय ऐसे ही बीता है, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एलसीएम और जीसीएम की बातें याद हैं? मोहित को इस बारे में पता था और प्रसंग आते ही उसे सब याद आ गया। एलसीएम यानी पीटी मास्टर लालचंद मुखर्जी और जीसीएम यानी गणित के टीचर गोपेंद्र चंद्र मिश्र। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों को जबरदस्ती आसपास खड़ा कर बॉक्स कैमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची थी, याद है? अपने होठों के कोने पर एक मीठी मुस्कान चिपकाकर मोहित ने यह तो जता दिया कि उसे अच्छी तरह याद है। आश्चर्य, ये सब तो सच्ची बातें हैं, और अब भी अगर यह जयदेव ना हो तो इतनी बातों के बारे में इसे पता कैसे चला? स्कूली जीवन के वे 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे, जयदेव ने कहा और फिर अफसोस जताया। वैसे दिन अब दोबारा तो कभी नहीं आएंगे ना भाई। लेकिन तुम तो लगभग मेरी ही उम्र के हो। मोहित इस बात को कहे बिना रह नहीं पाया। हाँ, तुमसे कोई 3-4 महीने छोटा हूँ। तो फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम इस तरह से गंजे कैसे हो गए? जयदेव ने कहा, परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी। हालांकि गंजापन तो हमारे परिवार में पहले से ही रहा है। मेरे पापा और मेरे दादाजी दोनों ही गंजे हो गए थे, सिर्फ 35 साल की उम्र में। मेरे गाल धंस गए हैं हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से, और ढंग का खाना भी कहाँ नसीब होता है। और तुम लोगों की तरह ऐसे मेज कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम नहीं करते। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़, किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना अपने नसीब में कहाँ है। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ। कहते हैं ना, देह धरे का दंड। देखना है यह देह कब तक साथ देती है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो दोस्त। विपिन चाय ले आया था, चाय के साथ संदेश और समोसा भी। गनीमत है पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा था। लेकिन अपने सहपाठी की इस टूटी फूटी तस्वीर को देखकर न जाने वह क्या सोच रही होगी। जयदेव ने कहा, तुम नहीं लोगे? मोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, अभी पी है। अच्छा, संदेश तो ले लो। नहीं, तुम शुरू करो। अब जयदेव ने समोसा उठाकर मुंह में रखा और एक टुकड़ा चबाते चबाते बोला, मेरे बेटे का इम्तिहान सर पर है और परेशानी यह है मोहित कि मैं उसके लिए फीस के रुपए कहाँ से जुटाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। अब आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मोहित समझ गया। इसके आने के पहले ही उसे समझ लेना चाहिए था कि माजरा क्या है। आर्थिक सहायता और इसके लिए प्रार्थना। आखिर यह कितने रकम की मदद मांगेगा? अगर 20-25 रुपए दे देने पर पिंड छूट सके तो खुशकिस्मती ही होगी, और अगर यह मदद नहीं दी गई तो यह बला टल पाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पता है, मेरा बेटा बड़ा होशियार है। अगर उसे अभी यह मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ मोहित, तो मेरे रातों की नींद हराम हो जाती है। प्लेट से दूसरा समोसा भी उड़ चुका था। मोहित ने मौका पाकर किशोर मित्र जयदेव के चेहरे से इस जयदेव के चेहरे को मिलाकर देखा, और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस किशोर का इस अधेड़ आदमी का कहीं कोई मेल नहीं। इसीलिए कह रहा था। चाय की चुस्की भरते जयदेव ने आगे कहा, अगर तुम 100-150 रुपए इस दोस्त को दे सको तो। मोहित ने कहा, वेरी सॉरी। क्या? मोहित ने मन ही मन सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश नहीं है। जयदेव ने कहा, मैं कल आ सकता हूँ? मैं तो कल कलकत्ता के बाहर रहूँगा, 3 दिनों के बाद लौटूंगा। तुम रविवार को आ जाओ। रविवार को? जयदेव थोड़ी देर तक चुप रहा। मोहित ने मन ही मन कुछ ठान लिया। यह वही जयदेव है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के 1000 तरीके जान गए हैं। किसी के पास से 30 साल पहले के बालीगंज स्कूल की कुछ घटनाओं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वही सही।
मैं रविवार को कितने बजे आ जाऊं? जयदेव ने कहा। मोहित ने थोड़ा रुखाई से कहा, सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। शुक्रवार को ईद की छुट्टी है। मोहित ने तो पहले से ही तय कर रखा है कि यह अपनी पत्नी के साथ बारुईपुर के एक मित्र के यहाँ उनके बागान बाड़ी में जाकर छुट्टियां मनाएगा। वहाँ 2-3 दिन तक रुककर रविवार की रात को ही घर लौट पाएगा। इसलिए जब यह भला आदमी रविवार की सुबह घर पर आएगा तो मुझसे मिल नहीं पाएगा। और बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मोहित ने 2 टुक शब्द में उससे ना कह दिया होता। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम से ऐसा नहीं कह सकते। मोहित ऐसे ही स्वभाव का आदमी है। रविवार को उससे मुलाकात न होने के बावजूद वह कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाले तो मोहित उससे भी बचने की कोशिश करेगा। शायद इसके बाद किसी दूसरी परेशानी का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। जयदेव ने आखिरी बार चाय की चुस्की ली और कप को नीचे रखा था कि कमरे में एक और सज्जन आ गए। ये भी मोहित के अतरंग मित्र थे, वाड़ीकांत सेन। दोनों अन्य सज्जनों के भी आने की बात है। इसके बाद यही ताश का अड्डा जमेगा। वाड़ीकांत ने जयदेव की तरफ शक की नज़रों से देखा। मोहित इसे भांप गया। जयदेव के साथ अपने दोस्त का परिचय कराने की बात मोहित टाल गया। अच्छा तो फिर मिलेंगे, अभी चलता हूँ, कहकर जयदेव उठ खड़ा हुआ। और सुन, तू मुझ पर यह उपकार कर दे तो मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूँगा। उस भले आदमी के चले जाने के बाद वाड़ीकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखा और पूछा, यह आदमी तुमसे तू कह के बातें कर रहा था, बात क्या है? इतनी देर तक तो तुम ही कहता रहा था, वो तो तुम्हें सुनाने के लिए अचानक तू कह गया, मोहित ने कहा। कौन है यह आदमी? मोहित बिना कोई जवाब दिए बुक शेल्फ की ओर बढ़ गया और उस पर से एक पुराना फोटो एल्बम बाहर निकाल लाया। फिर इसका एक पन्ना उलटकर वाड़ीकांत के सामने बढ़ा दिया। यह तो तुम्हारे स्कूल का ग्रुप है शायद। हाँ, बोटोनिक्स में हम सब पिकनिक के लिए गए थे, मोहित ने बताया। ये पांचों कौन कौन हैं? मुझे नहीं पहचान रहे? रुको जरा देखने तो दो, वाड़ीकांत ने कहा। एल्बम को अपनी आंखों के थोड़ा नज़दीक ले जाते ही बड़ी आसानी से वाड़ीकांत ने अपने मित्र मोहित को पहचान लिया। अच्छा, अब मेरी बाईं ओर खड़े इस लड़के को अच्छी तरह देखो। तस्वीर को अपनी आंखों के कुछ और नज़दीक लाकर वाड़ीकांत ने कहा, हाँ देख लिया। अरे यही तो है वह भला आदमी जो अभी अभी यहाँ से उठकर गया, मोहित ने बताया। स्कूल से ही तो जुआ खेलने की लत नहीं लगी है ना इसे? एल्बम को तेजी से बंद कर इसे सोफे पर फेंकते हुए वाड़ीकांत ने फिर कहा, इस आदमी को तो कम से कम 30-32 बार मैंने रेस के मैदान में देखा है। मोहित सरकार ने हामी भरी। तुम ठीक कह रहे हो, और जो जो बातें हुई इस बारे में बताया। वाड़ीकांत ने उसे सलाह दी, थाने में खबर कर दो। कलकत्ता अब ऐसे ही चोर लुटेरे उच्चकों का डिपो हो गया है। इस तस्वीर वाले लड़के का ऐसा पक्का जुआड़ी बन जाना नामुमकिन है, असंभव। मोहित हौले से मुस्कुराया और बोला, रविवार को जब मैं घर पर उसे मिलूंगा ही नहीं तब पता चलेगा। मुझे लगता है कि इसके बाद यह इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएगा। अपने बारुरपुर वाले मित्र के यहाँ पोखर की मच्छी, पोल्ट्री के ताजे अंडे, पेड़ों में लगे आम, अमरूद, जामुन, डाब और सीने से तकिया लगा ताश खेलकर तन मन की सारी थकान जकड़न दूर कर मोहित सरकार रविवार की रात 11 बजे जब अपने घर लौटा तो अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिली कि उस दिन शाम को जो सज्जन आए थे वे आज सुबह भी आए थे। कुछ कहकर गए हैं? विपिन ने कहा, जी नहीं। चलो जान बची, एक छोटी सी जुगत से बड़ी बला टली, अब वह नहीं आएगा। पिंड छूटा। लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए ही टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था तो विपिन ने उसके सामने एक और तहाया हुआ पुर्जा लाकर रख दिया। मोहित ने उसे खोल कर देखा। वह 3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। भाई मोहित, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है, इसलिए अपने बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथ में दे देना, बड़ी कृपा होगी। निराश नहीं करोगे। इसी आशा के साथ, तुम्हारा जय। मोहित समझ गया कि अब कोई चारा नहीं है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ानी है। यह तय कर उसने नौकर को बुलाया और कहा, ठीक है, छोकरे को बुलाओ।
थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आकर उसने उसे प्रणाम किया और फिर कुछ कदम पीछे हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित उसकी तरफ कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा। इसके बाद बोला, बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर तक किसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा, फिर सोफे के एक किनारे अपने दोनों हाथों को गोद में रखकर बैठ गया। मैं अभी आया। मोहित ने दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली के आंचल से चाबियों का गुच्छा खोला। इसके बाद अलमारी खोलकर 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकाले, एक लिफाफे में भरा और अलमारी बंद कर बैठक खाने में वापस आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संजय कुमार बोस। इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना होगा। लड़के ने सिर हिलाकर हामी भरी। कहाँ रखोगे? इधर, ऊपर वाली जेब में। ट्राम से जाओगे या बस से? जी, पैदल। पैदल जाओगे? तुम्हारा घर कहाँ है? मिर्जापुर स्ट्रीट में। मोहित ने कहा, भला इतनी दूर पैदल जाओगे? पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, नाश्ता कर लो। यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूँगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे ना? मोहित ने प्यार से पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। मोहित ने विपिन को बुलाया और इस लड़के संजय बोस के लिए चाय नाश्ता लाने का आदेश दिया। फिर दफ्तर के लिए तैयार होने ऊपर अपने कमरे में चला आया। आज वह अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत खुश। जयदेव को देखकर पहचान न पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस कथा चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।